हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। आज हम ये सेट थ्योरी का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। सेट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ऑलमोस्ट हर फील्ड को हम सेट थ्योरी के नोटेशन में लिखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। सेट की जो डेफिनेशन है, अ सेट इज अ collection of well-defined and distinct objects जो सेट होता है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसकी है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, यानी उस जो एलिमेंट्स हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें पता हो कि सेट के अंदर क्या है, हम उसके एलिमेंट के बारे में जानते हो कि वो किस तरह के एलिमेंट हैं, और अगर हमें कोई और एलिमेंट दिया जाए तो हम उसके बारे में ये डिसाइड कर सकें कि क्या वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब हम उस सेट के एलिमेंट को डिफाइन कर चुके हो। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होती है उन्हें हम सेट कहते हैं। हम नॉर्मली सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ए एक सेट है और इसको 1 2 3 4 सपोज करेंगे, ये 5 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। एलिमेंट्स के दरमियान कॉमन लगा के सेपरेट करते हैं। तो इस सेट के अंदर कुल 5 एलिमेंट है, इसका नाम ए रखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो 4 है इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो नोटेशन है इसका मतलब है कि 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए या 4 इज़ अ मेंबर ऑफ ए। ये जो 4 है वो ए के अंदर मौजूद है। इसी तरह 6 जो है वो चूँकि सेट के अंदर नहीं है तो हम लिखेंगे 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 6 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो देखिए ये वेल डिफाइंड सेट है। हम किसी भी एलिमेंट के बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तो उसे वेल डिफाइंड कहते हैं। इसी तरह आप एक सेट बी ले सकते हैं। अच्छा, सेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के डिफरेंट मेथड हैं। ये जो मैंने लिखा है सेट इस फॉर्म में, इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। हमने सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसको लिखने का और तरीका भी है। लाइक अगर मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ कि जो x है such that x belong to natural number and x is less than equal to 5। इसे सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। हमने सेट के एलिमेंट लिखने की बजाय हमने उनका जो रूल है वो बता दिया है कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के हैं। x इसके अंदर एलिमेंट है और वो n को बिलोंग करता है। n क्या है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ फेमस ये एलिमेंट्री सेट्स होते हैं। n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 सो 1 सारे नेचुरल नंबर उनको रिप्रेजेंट करता है कि x n का एलिमेंट है। एंड इस सिंबल को एंड पढ़ते हैं। एंड x की जो वैल्यू है वो 5 या उससे लेसर है, तो मतलब हुआ कि x फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 टिल 5 हो जाएगा। देखिए वो यही वाले एलिमेंट बन जाते हैं। ये टेबुलर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। अच्छा, जो फेमस सेट है उनको आप देख लीजिए क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होनी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको लिखते हैं स्टाइलिशन से। इसके अंदर जो है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट आएंगे। इस तरह कुछ और सेट होते हैं लाइक W है, होल नंबर इन्हें कहते हैं। इसके अंदर 0 भी आता है और सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, सो ऑन, ये इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह फिर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स इसमें सारे नेगेटिव भी आ जाते हैं। नेगेटिव इसमें 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा एंड सो ऑन। यानी इसके अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। अच्छा, सेट के जो एलिमेंट हैं, देखिए ए सेट जो है, ए सेट डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट है, यानी उसके अंदर 5 एलिमेंट हम काउंट कर सकते, तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन जो n जो है इसके अंदर जो एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, इसे इन्फिनिट सेट कहते हैं। तो सेट फाइनाइट भी हो सकता है अगर उसके अंदर एलिमेंट हम काउंट कर सकें,
और इन्फिनिट है अगर उसके अंदर एलिमेंट आप काउंट ना कर सकें। ये W भी इन्फिनिट है, ये Z भी इन्फिनिट है, ये N भी इन्फिनिट है, लेकिन जो A है ये फाइनाइट है। अच्छा, उसके बाद जो होता है इंटीजर्स के बाद और जो सेट Q होता है इसको कहते हैं रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर X सच दैट X इज इक्वल टू सम P बाई Q वेयर P एंड Q जो हैं ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Q है ये जो नीचे वो नंबर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हर वो नंबर जो बटे में लिखा जा सके, इस तरह के बटे के ऊपर भी एक इंटीजर हो, यानी इनमें से हो, ये जो z है 0 प्लस माइनस 1 2, और नीचे भी एक इंटीजर हो लेकिन नीचे वाले नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो ज़ीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 1/2, 4/5, इवन 3 को भी आप 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे देखिए जो हैं ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सेट के अंदर एलिमेंट आए, कुछ सेट एम्प्टी भी होते हैं, एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट वो होगा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अ सेट विच, इसको डिफाइन करें अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट। विदाउट एन एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, 5 से ये, या इसको लिखते हैं ऐसे ब्रेसिस विदाउट एनी एलिमेंट। ठीक हो गया। इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैं सेट अगर एक सी डिफाइन करूं, सी ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स आएंगे, और एक्स ऐसा है इसका आप स्क्वायर करें तो वो देखिए वो -1 के बराबर है। मैं एक रूल लेता हूँ कि मैं इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट x लेने हैं जो इंटीजर्स हों, यानी -1, -2, 1 2 3 हों, लेकिन उनका उस नंबर में ये खासियत है कि जब उस नंबर को स्क्वायर करूँ तो -1 आ जाए। अच्छा, नंबर जो है इंटीजर्स जो हैं ये इन जनरल जो रियल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स यहाँ मैंने डिफाइन किए हुए हैं, इनको जब भी स्क्वायर करेंगे आंसर पॉजिटिव आता है। आप नेगेटिव का भी स्क्वायर कर लीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे नॉन जीरो नंबर का, तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है। यानी अब इस इंटीजर्स में ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो इस रूल को सेटिस्फाई करता हो, इस प्रॉपर्टी पर पूरा उतरता हो। देयर इज नो इंटीजर हुज स्क्वायर इज -1। इन जनरल ऐसा कोई रियल नंबर भी नहीं है कि जिसका जो है स्क्वायर लें और वो -1 आ जाए। जिस नंबर में ये प्रॉपर्टी उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, आयोटा कहते हैं, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि इंटीजर में होना चाहिए, तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो सी होगा ये दरअसल एक खाली सेट है, या इसको लिख सकते हैं आप सी इज इक्वल टू 5 होगा, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट की नोटेशन आ गई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखिए आगे है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल से अगर हम कुछ सेट्स के बारे में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं उन तमाम सेट से एक बिगर सेट लेते हैं जिसके वो तमाम सेट सबसेट होते हैं। तो पहले मुझे सबसेट का आईडी देना पड़ेगा, उसको रेस कर देते हैं। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज अ सबसेट। सबसेट, सबसेट क्या होता है? A set A is called a
subset of set B if every element of A is also an element of set B। यानी A को B का सबसेट उस वक्त कहते हैं और लिखते ऐसे हैं A इज सबसेट ऑफ B जब A का हर एलिमेंट B के अंदर भी होगा। यानी फॉर ऑल, इसको मैथमेटिकली फॉर ऑल X एन एलिमेंट ऑफ A implies X in element of B, इसका ये मतलब बनता है। ये मैथमेटिकली इसको लिखने का ये मैथमेटिकली है और ये हमने वैसे डिस्क्राइब कर दिया कि आप A का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो B का भी हो जाएगा। देखिए वो मैंने डिफाइन किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी मैंने डिफाइन किए हैं। ये क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। वो मैंने डिफाइन किया था Z इंटीजर्स, ये क्या होते हैं मेरे पास 0 +-1 +-2 सो ऑन। अब देखिए जो ये सेट n है इसका हर एलिमेंट Z में भी है। ये देखिए पहले आप यहाँ पहले 1 को देख लीजिए, 1 यहाँ पर भी है तो देखिए ये 1 आपके पास यहाँ भी आ जाएगा। इधर देखिए 2 है, देखिए 2 यहाँ आ जाएगा। इधर देखिए 3 है तो देखिए इसके आगे कहीं 3 भी आएगा। इसका मतलब सेट n का हर एलिमेंट सेट Z में भी है। हम कह सकते हैं फॉर ऑल X belong to n implies X belong to Z, और इसका मतलब ये हो गया कि जो n है ये सबसेट है Z का, ये उसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट सारा का सारा दूसरे सेट के अंदर आ जाएगा। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, अ सॉर्ट ऑफ ग्राफिकली वेन डायग्राम होती हैं ये, इसके अंदर हम क्या करते हैं सेट को डिफरेंट शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें कि मेरे पास अगर सेट A है और इसके अंदर एक सेट B है, ये सर्कल है, ये मैं सेट को रिप्रेजेंट करूं तो इसमें लगता है जो B होगा वो सबसेट होगा A का, क्योंकि जो B है वो सारा A के अंदर हो गया, सबसेट इसे कहते हैं। अच्छा अब देखना इसमें बाय डेफिनेशन ये याद रखिए कि जो फाई होता है, नोट दैट इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने वाले हैं। नोट जो फाई है जो कि एम सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। क्योंकि फाइव में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वो फिर कुछ ना होना भी सब एलिमेंट जो है वो दूसरे के अंदर आ रहे हैं तो फिर ये सब सबसेट बन जाता है। तो हम डिफाइन इसको ऐसे करते हैं कि फाइव जो हर सबका सबसेट होता है। ये पहला आपको रूल याद करना पड़ेगा। दूसरा ये है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए, और ऊपर आप लिख सकते हैं कि जो फाई है सबसेट ऑफ एनी सेट ए। तो ये दो रूल आपने याद रखने हैं। इसका मतलब कोई भी आप सेट ले लें उसके कम से कम दो सबसेट तो जरूर ही होंगे, एक वो खुद और एक फाई। कोई सेट आप ले लें कम से कम उसके दो सबसेट जरूर होंगे। हाँ वो सेट फाई इटसेल्फ ना हो क्योंकि वो फिर एक ही बनेगा उस सेट में। इन दो सबसेट को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो ये इसके इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए इटसेल्फ, वो खुद जो है सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, और एक फाई। और जो बाकी उसके सबसेट होते हैं अगर वो हैं तो उन्हें फिर कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जो अदर्स होते हैं, जो बाकी तमाम सबसेट हैं उनको फिर हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं ये वाली, साथ ये लाइन लगा देते हैं। और जो अगर बाकी कोई सेट एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करें बी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसके लिए हम सिंपल ऐसे लगाते हैं कि बी उसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन मैथमेटिकल में नॉर्मली यही सिंबल जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है जब तक कि हम उसको बता न दें कि इससे हमारी क्या मुराद है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट।
जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जो भी हम सेट को स्टडी कर रहे हैं ये उन सब से बिगर होगा और उन सब वो तमाम सेट इस सेट के सबसेट होंगे। इसे कहते हैं सुपर सेट। अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, कि जो आप सेट पढ़ रहे हैं उनका सुपर सेट। यानी अगर ए है ना, आप ए के बारे में स्टडी करें तो ए जिस सेट का सबसेट होगा ना, इसे कहते हैं ए को ये सबसेट है, ये सबसेट है, इट इज सबसेट कहते हैं। और जो बी होता है इसको फिर सुपर सेट कहते हैं। तो अगर आप सपोज करें स्टडी कर रहे हैं, एन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप उसमें होल नंबर स्टडी कर रहे हैं, आप उसमें इंटीजर स्टडी कर रहे हैं, तो इन तीनों का जो ऐसा सेट यूनिवर्सल होगा, इसको नॉर्मली यू से शो करते हैं, जिसमें ये तीनों सेट होंगे। इसमें एन भी होगा, उसमें डब्ल्यू भी होगा, उसमें जी भी होगा। चूँकि एन भी जी का सबसेट है, डब्ल्यू भी जी का सबसेट है, तो फिर ये उस केस में क्या हो जाएगा, ये फिर जी हो जाएगा। तो हम एक बिगर सेट को हमेशा कंसिडर करते हैं ताकि हम जो है इन तमाम सेट को इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं, क्योंकि आगे हमने डिफाइन करना है कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है इसका यूनिवर्सल सेट। उसके बाद है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, हमने भी डिफाइन किया था, सबसेट collection of all the subsets of a given set is called power set. For example, सेट आप एक लीजिए T, और इसके अंदर एलिमेंट हैं, एक आप ले लीजिए, इन जनरल में एक A ले लीजिए और एक B ले लीजिए। ये T सेट एक सेट है। हम देखना चाहते हैं कि इस T के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे। जैसा कि मैंने भी कहा कि दो तो लाजमी होंगे, एक होगा फाई और एक T इटसेल्फ होगा। उसके बाद अगर मैं सेट लूँ सिंगल A पे जो डिपेंड कंसिस्ट करता हो, देखिए ये भी सबसेट इसका बनेगा। आप ये ले लीजिए B, ये भी सबसेट इसका बनेगा। ये इसके देखिए कितने बन गए, ये 4 बन गए। इसके 4 पॉसिबल सबसेट है, इनको भी एक सेट में क्लोज कर लीजिए और ये जो सेट बनेगा इसको P ऑफ, जो सेट का नाम रखा है आपने T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ T। यानी T के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब को आप एक बिगर सेट में एनक्लोज कर लीजिए, तो वो उसका पावर सेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमें मालूम हो कि T में कितने एलिमेंट हैं, तो हम पावर सेट के एलिमेंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, T के जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उससे कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। उसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसको ऐसे लिखते हैं n ऑफ T, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T। तो T में 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। या इसको सम टाइम हम T लिख के ऐसे मॉड लगा देते हैं। इसका मतलब बनता है कि T का जो ऑर्डर है, यानी उसके कितने एलिमेंट है। तो अगर हमें पता हो कि T में कितने एलिमेंट है, तो जो पावर ऑफ T होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा 2 की पावर में जितने T के एलिमेंट हैं, जो कि 2 हैं इस वक्त, वो ये कि 4 के बराबर आएगा। और इसमें देखिए हमारे पास हमने जो फाइंड किया था ये वाकई 4 थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था। अगर सर क्यों मैं ले लूँ कि M ले लूँ और उसके अंदर एलिमेंट अगर मेरे पास 3 आ जाए, तो पावर सेट ऑफ जो M होगा इसके जो एलिमेंट बनेंगे हमेशा 2 की पावर में 3 आता है, जो इस केस में 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी 8 आ जाएगा। अगर मेरे पास कोई सेट C है और इसके एलिमेंट अगर N है, तो इसका मतलब हुआ कि पावर सेट ऑफ C बनेगा, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर में N आ जाएंगे। तो हम अगर एक सेट के अंदर एलिमेंट मालूम हो तो फिर हम उसके पावर सेट के एलिमेंट मालूम कर सकते हैं।
अच्छा, अब कुछ ऑपरेशंस हैं मेथड जो हम सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम जो है सेट पे अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या कर सकते हैं इसमें? एक होता है यूनियन, हम दो सेट का यूनियन ले सकते हैं, हम दो सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, हम दो सेट्स का डिफरेंस ले सकते हैं, और हम यहाँ पे एक और होता है कंटेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये कि मैंने कुल 4 ऑपरेशन लिखे हैं। पहले इन 4 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूनियन क्या होता है? लीजिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम बजाय डेफिनेशन के एग्जांपल लेते हैं। सेट ए ले लें, इसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। और एक सेट अब बी ले लें, इसमें इवन कर लें 2, 4, 6 और 8 और साथ 9 भी कर लें और 10 भी कर लें। तो मैंने 2 सेट लिए हैं, एक का नाम मैंने ए रखा है, एक का नाम मैंने बी रखा है। दोनों फाइनाइट सेट हैं, मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ इनका यूनियन क्या होगा। यूनियन की जो सिंबल होती है वो यू होती है। इसको मैं ऐसा इसका मतलब कि यू से लेते हैं, यू फॉर यूनियन। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू ऐसे लगाते हैं। डिफरेंस के लिए हम जो सिंबल ये भी लगा देते हैं और समटाइम स्लैश भी लगा देते हैं, कोई एक सिंबल यूज़ करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ऊपर डैश लगाते हैं या ऊपर हम सी लगा लेते हैं। इसकी नोटेशन ऐसे दोनों में से कोई यूज़ की जा सकती है। पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनाइट करना, यानी जो एलिमेंट ए के हैं और जो बी इकट्ठा करके लिख दें, लेकिन सेट में एलिमेंट को रिपीट ना करें, यूनाइट कर दें, उनको कंबाइन कर दें। देखिए ए में 1 आ गया, 1 लिख दिया। उधर से हमने क्या, ये 1 इसका लिखा गया। इधर से देखिए आपने 2 पकड़ लिया, ये 2 लिखते हैं आपने। फिर यहाँ से आप 3 ले लें, वहाँ से 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर देखिए 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, लेकिन हमने उसको एक दफ़ा ही लिखना है, ये 9 बन जाएगा। और फिर देखिए 10 जो है उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा। अच्छा, सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको इस तरह अरेंज रखना ज़रूरी नहीं है, मतलब आप पहले 1 रखें, आप पहले 2 लिख लें, फिर 4 लिख लें, डजेंट मैटर। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे उसको पहले लिखें बाद में लिखें, डजेंट मैटर। तो देखिए ये ए यूनियन बी बन गया। अब फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये मतलब पहले का आंसर आ गया। जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसके लिए सिंबल ये उल्टा यू होती है। इसका मतलब है कंबाइन एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में, जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, सिर्फ वो लिखने हैं। तो देखिए ए में क्या है, 1, उधर 1 है, नहीं है, तो ए 1 नहीं आएगा। सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में पाए जाएंगे। यानी 3 देखिए यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, 4 वहाँ है, इधर नहीं है, 5 यहाँ है, वहाँ नहीं है, 6 इधर नहीं, 7 वहाँ नहीं, 9 देखें इज द ओनली एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है। तो इसमें सिर्फ देखिए 9 एलिमेंट आएगा, और 10 भी इसके अंदर मौजूद नहीं, वो भी इसमें नहीं आएगा। तो ये बन गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तीसरा है मेरे पास है वो है डिफरेंस का। आप ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाहते हैं। तो ए डिफरेंस तो क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी पहले वाले में, विच आर नॉट इन बी, जो पहले में हो लेकिन दूसरे में ना हो। तो देखिए आप ए को देखिए, ये ए सेट है। 1 देखिए, 1 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 देखिए इधर है, वहाँ नहीं है, 3 भी आ जाएगा। फिर 5 देखिए इधर है, वहाँ नहीं है, 5 भी आ जाएगा। 7 भी आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आए, बिकॉज 9 यहाँ पर है और वो वहाँ पर भी है। बाय डेफिनेशन क्या होता है कि सिर्फ वो एलिमेंट लिखने जो पहले वाले सेट में हों लेकिन दूसरे में ना हो, तो वो ए डिफरेंस बी आएगा। इस तरह आप बी डिफरेंस ए भी ले सकते हैं। जो बी डिफरेंस ए होगा, अब ये एलिमेंट ऑफ बी होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो देखिए जो बी, अब बी से स्टार्ट करेंगे, बी ये है, 2 देखिए 2 इधर है लेकिन ए में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए
मेरे पास 2 आ जाएगा। बी का सेकंड एलिमेंट देखिए 4, देखिए 4 यहाँ पे है लेकिन वहाँ नहीं है तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए 6 आएगा, फिर देखिए 8 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा बिकॉज 9 यहाँ पर भी आ गया और वहाँ पर भी आ गया, लेकिन फिर 10 इसमें आ जाएगा। देखिए ये इसका बी डिफरेंस ये आ गया। और आप गौर कर सकते हैं कि बी डिफरेंस ए का जो आंसर है वो ए डिफरेंस बी वाले आंसर के बराबर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी यूनियन ए लें या ए यूनियन बी लें, इनके आंसर सेम आते हैं। इसी तरह जो ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, ये भी सेम आते हैं, लेकिन डिफरेंस जो होते हैं ए डिफरेंस बी जो है ये बराबर नहीं होता बी डिफरेंस ए के। जिस तरह रियल नंबर में आप देखें 7 + 6 करें या 6 + 7 करें, जवाब हमेशा बराबर आता है। लेकिन 1 - 2 करें और 2 - 1 करें तो ये बराबर नहीं आता। डिफरेंस का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नेक्स्ट देखें। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर सपोज कि मैं फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका होगा u डिफरेंस ए। हमने क्या करना है, उसको u में से माइनस करना। अब u यहाँ पे क्या होता है, आपको u पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि u क्या है। ये a सेट दिया मेरे पास है, ये b सेट दिया था, पहले u डिफाइन कर लें। u आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा, तो चलिए मैं u लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो a और b दोनों उसके अंदर होने चाहिए। तो मैं लेता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 10 कर लेता हूँ। ये मेरा u आ गया। तो अब क्या करूँगा, ये डिफरेंस आएगा कि ऐसे एलिमेंट u के जो a में ना हो। तो देखिए u का एलिमेंट पहले 1 देखिए और a देखिए, मैं a यहाँ दोबारा करता हूँ। जो a सेट मेरे पास है ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। a सेट क्या था, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं। ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। देखिए ऐसे एलिमेंट u के जो a में ना हो, तो देखिए 1 u में है लेकिन वो a में भी है, तो उसका मतलब ये डिफरेंस में नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 देखिए वो u में है लेकिन वो a में नहीं है। फिर 3 दोनों में आ गया, फिर 4 आएगा, फिर देखिए 6 आएगा, फिर देखिए 8 आएगा और फिर देखिए 10 आएगा। ये क्या बन जाएगा, ये a का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह हम b का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जो u में तो हों लेकिन b में ना हो, तो ये इसको प्रेजेंट करेगा। तो देखिए मैंने जो है इसके 4 ऑपरेशंस हैं। यूनियन डिफाइन कर दिया, इंटरसेक्शन लिया, डिफरेंस ले लिया और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को मैंने एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनको हम जो है वो मतलब सेट की नोटेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल तक बता देना कि एग्जांपल में इस तरह उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको जो है वो सेट की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास A यूनियन B है, तो इसका मतलब ये होता है इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट x आएगा सच दैट x कैसा होगा, x या तो A का मेंबर होगा या फिर और को ये उल्टा ऐसे v होता है ऐसे, या फिर वो किसका होगा, या फिर वो B का एलिमेंट होगा। यानी A यूनियन B के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो या तो A में है या फिर B में, यानी कंबाइन दोनों को कर देंगे। ये इसको लिखते हैं A यूनियन B। इसी तरह अगर मैं लिखूं A इंटरसेक्शन B का लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो A के होंगे एंड B के भी होंगे। यहाँ पे एंड का डिफरेंस, सिर्फ A की डिफरेंस यहाँ पे आया है कि इसके देखिए वहाँ पे यूनियन के लिए यहाँ पे और है, इसको OR पढ़ते हैं, और ये जो सिंबल होती है इसको एंड पढ़ते हैं, एंड। फ़र्क क्या है कि पहले वाले सेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो A का हो जाए चाहे B का हो जाए, हम उसको यूनियन में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा सेट है इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ वही x इसके अंदर आएंगे जो A में भी हों और साथ साथ वो B में भी हों, दोनों के अंदर होने चाहिए, फिर जाकर वो इंटरसेक्शन में आएंगे। मतलब ये कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो है कुछ इसके अंदर जो है इस आप जो A डिफरेंस B मैंने पढ़ाया आप उसको भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में। A डिफरेंस B, आप A डिफरेंस B लिख लिए। A डिफरेंस जो B के होंगे इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, x सच दैट x बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। ये डिफाइन करेगा A डिफरेंस B। और जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा ये कैसे होगा, इसके अंदर एलिमेंट x होंगे, x सच दैट x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी जो सेट A होगा उसके एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते। अच्छा, इसको आप यहाँ पे वेन डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर
ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेट अगर मैं ए और बी ले लूं, जो मैंने डिफाइन पहले की हुई थी मैं वही ले लेता हूं। देखिए इसमें सिर्फ 9 कॉमन था, तो मैं सेट यहाँ पे ए लेता हूँ, ये ऐसे आ गया ए, और सेट में यहाँ पे बी लेता हूँ और ये ऐसे था बी। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो इनके कॉमन एलिमेंट थे वो सिर्फ इसके अंदर कौन से आए थे, सिर्फ 9 आया था कॉमन। ये देखिए मैंने डिफाइन किया था ऊपर, तो जो ए इंटरसेक्शन बी था ये देखिए इसके अंदर सिर्फ 9 आया हुआ है। ये देखिए सिर्फ इसके अंदर 9 एलिमेंट है, और यूनियन में कौन कौन से थे उसमें वो कंबाइंड साइड आई है। तो आप देखिए यहाँ पे आप इसको जो है लिख सकते हैं कि जो ये इंटरसेक्शन कौन सा होता है, जो दोनों का कंबाइंड रीजन है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ए के एलिमेंट बाकी 1 था, 3 था, 5 था और 7 था, इधर आ जाएंगे। बी के एलिमेंट में 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। और यूनिवर्स में क्या था, 1 2 3 4 5 6, वो सारे क्योंकि इसके अंदर ही हैं तो सारे वैसे ही आते, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 5 6 7 8 सारे उसके अंदर आ गए। तो ये ए इसके एलिमेंट। अब देखिए जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो ए के बाहर होगा। ये ए का जो है ना रीजन, ये जो है ना ये ए का रीजन है। इसके जो बाहर एलिमेंट थे वो 2 4 6 8 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट था। अगर आप गौर करें तो ये 2 4 6 8 10 वही एलिमेंट आए थे जो उस ए से बाहर थे। और अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो जो बी से बाहर एलिमेंट आएंगे जो कि 1 3 5 7 बन जाएंगे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हमेशा उस सेट के बाहर होते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेट के बारे में जो मैं फर्दन बता देता हूँ। बस यहाँ पे होते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, फिर एसोसिएटिव लॉ होता है, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद इन्वोल्यूशन लॉ है, इन्वोल्यूशन लॉ के बाद कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, अब ये लॉ होते क्या है, मैं इसको फर्दर बता। आइडेम्पोटेंट लॉ ये होता है कि हर एलिमेंट इटसेल्फ आप उसका लें, यूनियन भी ले लें, ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए ले लें। अब देखिए यूनियन का तो क्या होता है कि ए के एलिमेंट और फिर दोबारा ए के एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो इटसेल्फ ए ही बन जाएगा। ये बन गया ए यूनियन ए। इंटरसेक्शन क्या होता है कि ए एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों सेम सेट है, ऑफ कोर्स वो वही बन जाएगा। इट मीन्स हर सेट का अपने साथ जो यूनियन होता है वो ही होता है, हर सेट का अपने साथ जो इंटरसेक्शन है वो सेट ए ही होता है। इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 हो आ जाते हैं, यानी 3 सेट ले लें, ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी कर लें, और ए यूनियन बी यूनियन सी कर लें। ये कहना ही चाह रहा है कि अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी, आपने उन तीनों का यूनियन लेना है, तो आप चाहे पहले ए और बी का ले लें और फिर जो उसका जवाब है उसको में से फिर सी का ले लें यूनियन, या पहले आप बी और सी का ले लें और फिर उसके बाद में ए का ले लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जवाब उसका बराबर ही आएगा। और ये इंटरसेक्शन के लिए भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, इंटरसेक्शन जो सी होगा ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक होगा, ये इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, हमने देखना है कि एम्प्टी सेट के साथ क्या रिलेशन है किसी भी सेट का। ए यूनियन फाई सेट, याद रखिए फाई सेट कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, सॉरी नल नहीं एम्प्टी सेट, नल सेट भी कह देते हैं। अच्छा, इसमें कोई एलिमेंट ना हो
और यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, तो ए में बेशुमार एलिमेंट हो गए, जिसका मतलब क्या होगा कि जवाब हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। आप में कंबाइन करने हैं। लेकिन जब आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे फाई सेट के साथ, तो अब कौन से एलिमेंट देखने होते हैं जो दोनों में कॉमन आए। तो देखिए कॉमन एलिमेंट तो फाई में तो कुछ भी नहीं है, तो ए के जितने मर्जी ले लें, जब कॉमन कुछ आना है कोई नहीं है, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। इस तरह आप यूनिवर्सल से अरेंज कर लीजिए, ए विद यूनिवर्सल सेट यू, और ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल वो होगा जिसका ए सबसेट होगा, ए के सारे एलिमेंट यू में आएंगे, जब यूनाइट करेंगे तो बिगर सेट इसका आंसर आ जाएगा, वो यू ही आ जाएगा। और जब आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे विद यूनिवर्सल सेट, तो देखिए दोनों में ए चूंकि उसका सबसेट होगा, ए के सारे एलिमेंट यू में होंगे, जब कंबाइन करेंगे दोनों के कॉमन एलिमेंट लेंगे तो वो सिर्फ वो आएंगे जो ए के अंदर होंगे। तो देखिए इसका आंसर हमेशा फिर ए आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन की कॉम्बिनेशन होती है। लाइक मेरे पास ए है और यूनियन, और अंदर आप ले लें बी इंटरसेक्शन सी। इसका जो जवाब आएगा इसको आपने अरेंज करना है, पहले ए से करना है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी आएगा, और फिर अंदर का ऑपरेशन जो कि इंटरसेक्शन है, और फिर ए दोबारा सी से यूनाइट करेंगे तो ए यूनियन सी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ए और इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी ले लें, फिर क्या बनेगा, फिर काम वही करना है कि ए को अंदर से करना है, ये अगर ए और ये जो बाहर का ऑपरेशन है इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो अंदर वाला ऑपरेशन आएगा जो कि यूनियन है, और फिर दोबारा बाहर से ए इंटरसेक्शन हम सी करेंगे। तो ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव 2 बन जाते हैं। उसके बाद है मेरे पास इन्वोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लें, ए कॉम्प्लीमेंट और दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो मेरे पास ए ही बन जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं नेगेटिव कि नेगेटिव, आप नेगेटिव नंबर लें फिर पॉजिटिव बन जाता है। ये सिमिलर उसी तरह की प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही बन जाता है। आप देखिए ना, अगर आप डायग्राम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सेट में ए ले लो, यहाँ पे ये सेट ए है, तो जो बाहर होता है एरिया से ये कॉम्प्लीमेंट होता है उसके बाहर, नॉट ए। तो अब इस नॉट ए का फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोबारा वापस अंदर ए में चला जाएगा, तो इसमें वापस उसका आंसर ए बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ जो होते हैं इसमें देखिए ये होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये फिर इसको मैं दोबारा से एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये यू रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, ये सेट ए है, ये अंदर का रीजन ए है और बाहर का कॉम्प्लीमेंट जो उसके बाहर है। अब इनको ज्वाइन कर दें, जो कि हम ले रहे हैं यूनियन, इसमें यूनाइट करें, इसकी सारे एलिमेंट जो बाहर आएंगे और फिर सारे एलिमेंट जो से ए के अंदर आएंगे, जब कंबाइन कर देंगे ये पूरा का पूरा सेट यू ही बन जाएगा, यानी ये पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और उसके बाद अगर इसका आप इनकी इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए अंदर है, ए सी उसके बाहर आना है, तो हमेशा ये नल सेट आता है, ये फाई सेट आता है। किसी भी सेट की उसकी कॉम्प्लीमेंट से जब लेंगे हमें कोई एलिमेंट उसमें सेम नहीं आता। इसी तरह अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट का, अब देखिए यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, इसमें सिर्फ कोई सेट ना रखिए, सिर्फ ये यू ही बाहर है, ये यू के एलिमेंट है, तो यू का लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो इस यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, उसके बाहर आएगा, क्योंकि उसके बाहर एलिमेंट है ही कोई नहीं, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो नल सेट बन जाएगा। इसी तरह जो फाई होगा इसका जब लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो वो यू इटसेल्फ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ और फेमस लॉ होते हैं, एक और रह गया है 7th जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी मॉर्गन लॉ। आपने ये पढ़ा होगा अर्ली क्लास में, डी मॉर्गन लॉ। ये लॉ क्या होता है कि अगर मेरे पास ए यूनियन बी है और इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो क्या करेगा, उसका ऑर्डर, उसका जो है ना वो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देगा। ये ए, अब ये बनेगा इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप ये ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, और अब ये बन जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 के लिए जरूरी नहीं, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो चलिए ये एक एग्जांपल है,
देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 30 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 35 स्टडी फिज़िक्स, और जो 15 हैं वो दोनों पढ़ते हैं, फिज़िक्स भी और मैथमेटिक्स भी। यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 है, ये हमारा बनेगा यूनिवर्सल सेट। और मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 100 में से वो 30 हैं, उन 100 में से जो फिज़िक्स पढ़ते हैं वो 35 हैं। अब 15 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, फिज़िक्स भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें मालूम करना है दो काम, एक ये कि ऐसे लोग जो या तो फिज़िक्स पढ़ें या फिर मैथमेटिक्स पढ़ें या फिर दोनों ना पढ़ें, उनकी हमें तादाद मालूम करनी। तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको लिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट जो है वो मेरे पास 100 है, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स ग्रुप के जितने बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये हमें गिवन है कि ये 30 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फिज़िक्स, वो स्टडी फिज़िक्स, मैं पी से फिज़िक्स शो कर रहा हूँ, एम से मैथमेटिक्स, जो फिज़िक्स वाले हैं वो 35 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं एंड फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, उनकी तादाद 15 है। ये याद रखिए कि एंड जब कुछ वर्ड आएगा ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, और का वर्ड जब आएगा तो उसका मतलब यूनियन होता है। तो उसने कहा दोनों पढ़ने का मतलब फिज़िक्स भी पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ किया, तो ये 15 है। अब पार्ट जो ए है मैंने मालूम करना है ईदर, यानी आर, मैंने मालूम करना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स या फिर या के लिए पे यूनियन आएगा, फिज़िक्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एम यूनियन पी। अच्छा, यहाँ पे एक फेमस रिजल्ट है, आपको ये आना चाहिए कि एम यूनियन पी या कोई भी दो आप सेट ले लें, उनकी जो यूनियन होती है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट जमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो उनके इंटरसेक्शन में होती है। जब आप पी एम के एलिमेंट लेंगे और पी के लेंगे तो मे भी उनमें कुछ कॉमन हो जाए, तो वो जब इधर भी शामिल हो जाएंगे वहाँ भी शामिल हो जाएंगे दोनों में, तो उनको बैलेंस करने के लिए एक दफ़ा उनको हम माइनस कर देते हैं कि ये, ताकि वो पूरा इस यूनियन पी के शामिल हो जाए। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम है ये हमें दिया हुआ है, ये 30 है, तो ये मेरे पास 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिज़िक्स ये देखिए 35 दिया हुआ है, तो ये 35 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन पी जो है ये हमें दिया हुआ 15, तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। तो 30 + 65, 30 + 35 ये बनेगा 65 माइनस 15, तो ओवरऑल क्या इसका आ जाएगा आंसर 50 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर जो आ गया वो 50 आ गया। अच्छा, पार्ट बी देख लीजिए। बी पार्ट में हमें कहा गया नीदर एम नॉट फिज़िक्स, ना तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना फिज़िक्स पढ़ते हो। तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ना तो फिज़िक्स पढ़ते हो, फिज़िक्स वाले एम हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको हम एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे वो एम कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट हमेशा उस सेट के बाहर होता है, जो एलिमेंट्स एम में होंगे वो एम सी में नहीं होंगे। तो एम वाले वो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो एम सी वाले कौन से होंगे, जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। और इंटरसेक्शन जो फिज़िक्स भी नहीं पढ़ते उसका भी कॉम्प्लीमेंट, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं। एम कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब देखिए, डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट, हम इस डी मॉर्गन लॉ को यूज़ करते हुए जो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन जब करेंगे तो वो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसका बनेगा होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये देखिए, हमने लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये ए कॉम्प्लीमेंट, और इस यूनियन को कन्वर्ट करेंगे इंटरसेक्शन में और बनेगा ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड का फॉर्म में इस्तेमाल किया है।
ये फॉर्म दी हुई थी इंडिविजुअल, मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और लॉ है जो हमने भी पढ़ा है कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट कॉम्प्लीमेंट लेके क्या होगा वो यूनियन में से उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू माइनस ए बन जाएगा। या अगर आप लेना चाहें, हम सपोज करें आप ए यूनियन आपने ए यूनियन बी का लेना है कॉम्प्लीमेंट, जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने यूनिवर्सल सेट से वो सारा का सारा जो सेट है वो आपने माइनस करना होता है, उसका डिफरेंस लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए मेरे पास, यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे पास क्या है, एन बाय वैसे का वैसे रहेगा और द एम यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट माइनस एम यूनियन बी, ये बन जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट यू अलग कर दीजिए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम यूनियन पी अलग कर दीजिए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यू यानी यूनिवर्सल सेट में नंबर कितने हमें गिवन है, देखिए ये मेरे पास जो है वो 100 गिवन है और इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन यूनियन वाली ये हमारे पास 100 गिवन है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम यूनियन पी ये हमने पार्ट ए से निकाला है। ये जो पार्ट ए मैंने किया ना, पार्ट ए देखिए ये वही था नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम यूनियन पी और इसका जो आंसर है वो 50 आया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा और हैंस ओवरऑल क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर भी 50 बन जाएगा। तो देखिए आप हमने इसके जो लॉ है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया है। हम ये काम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर आप एक रेक्टेंगल लें और ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी अगर रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल सेट को, इसके अंदर आप जो है एम जो मैथमेटिक्स वाले हैं उसको सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और जो फिज़िक्स वाले हैं उनका भी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इसका भी सर्कल ड्रॉ कर लें ऐसे, एक एम का हो गया और एक फिज़िक्स का हो गया। ये कर लें कि ये एम वाले स्टूडेंट्स हैं, ये फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स हैं। उसने कहा कि जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 30 हैं, ये ऊपर के क्वेश्चन में गिवन था 30 हैं, फिजिक्स वाले 35 हैं, कंबाइन वाले 15 हैं। अब देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिक्स वाले टोटल 30 हैं, फिज़िक्स वाले टोटल 35 हैं, ठीक है। जो एम वाले हैं मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एम वाले 30 हैं और फिज़िक्स वाले 35 हैं और जो कंबाइन है एम इंटरसेक्शन पी वो वाले 15 हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब कंबाइन, देखिए ये सेट जो पी है और सेट जो एम है जो कंबाइन है ये वाला कंबाइन है, इसमें 15 पहले अब यहाँ 15 यहाँ लिखिए, इसके अंदर 15 है। ये 15 मैथमेटिक्स वाले भी हैं तो ये उसके अंदर भी आ गया, ये मैथमेटिक्स के फिजिक्स वाले भी हैं तो 15 फिजिक्स वाले में आ गया, ठीक हो गया। अब मैथमेटिक्स में 30 हैं, टोटल 30 हैं, 15 पहले आ चुके हैं तो रिमेनिंग कितने और आएंगे, 15 और आएंगे तो देखिए 15 पूरे हो जाएंगे, इसका तो बाकी यहाँ पे 15 आ जाएंगे। इसमें फिजिक्स वाले में 35 टोटल हैं, 15 पहले आ चुके हैं क्योंकि उसके अंदर हैं तो बाकी इसके अंदर कितने आएंगे 20 और आएंगे। कितने बन गए 15 और जब 15 30 और 20 50 बन गए तो टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 थे, तो जो बाकी 50 होंगे ज़ाहिर वो कहाँ आएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, ये उसके बाहर वाले बन जाएंगे। तो देखिए जो पार्ट हमने ए किया था, पार्ट ए हमने क्या किया था, हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ़ एलिमेंट एम यूनियन पी। यूनियन का मतलब वेन डायग्राम में क्या होता है, उनको कंबाइन कर लें, यानी सारा एम और सारा पी इकट्ठा कर लें और कंबाइन कर लें। तो ये 15 20 30 हो गए और 20 मिलाएंगे तो 50, देखिए उसमें 50 एलिमेंट, वही इसका आंसर आ गया था। जो दूसरा पार्ट आया हुआ था उसमें क्या था, ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो मैथमेटिक्स पढ़े ना फिजिक्स पढ़े, यानी इस दोनों दायरों में से वो बाहर आ जाए, ना वो मैथ के अंदर है ना फिजिक्स के अंदर है, बाहर है तो वो देखिए वो पहले ही आएगा, वो आया वो 50 आ गया तो उसका आंसर डायरेक्ट 50 आ गया। तो आप वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए मैथ विद डॉक्टर सईद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।